हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पे वेलकम करता हूं आपका। आज डिलीवर करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 19 मटेरियल साइंस के ऊपर। देखिए, आज तक मैंने जितने लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं लेक्चर नंबर 1 से 18 तक, तो मटेरियल साइंस के फंडामेंटल्स मैंने डिस्कस किए हैं। 11 से 15 जो लेक्चर था उसमें आयरन कार्बन डायग्राम को डिस्कस किया। फिर 16, 17, 18 ट्रिपल टी डायग्राम पार्ट ए बी सी में ट्रिपल टी डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सारा कुछ समझा दिया आपको। सीरीज में देख लीजिए, लिंक्स नीचे हैं, सारा कुछ समझ में आने वाला है आपको अगर अब तक आपने नहीं देखा। आज डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मार टेम्परिंग प्रोसेस। वो क्या है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बता रहा हूं, एक समस्या का दर्शन आपको करवा रहा हूं, फिर उसका समाधान ही मार टेम्परिंग प्रोसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज है। चलिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। याद करिए, आयरन कार्बन डायग्राम 725 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है? अगर हम यूटेक्टॉइड स्टील लेते हैं, यानी कि 0.8% कार्बन वाला स्टील लेते हैं, तो 725 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर लाइन है उसके ऊपर गामा फेज में स्टील एग्जिस्ट कर रही है। ये आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो गामा फेज में आपके पास स्टील नजर आ रही है, दैट मींस ऑस्टेनाइट फेज में स्टील एग्जिस्ट कर रही है। उसी यूटेक्टॉइड कंपोजिशन को लेकर मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं। ट्रिपल टी डायग्राम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने ऑलरेडी। अब मान लो मेरे पास एक ऑस्टेनाइट का ही सैंपल है, यूटेक्टॉइड स्टील ही है। देखिए, यूटेक्टॉइड स्टील है मान लो, और वो 725 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो किस फेज में है वो गामा फेज में है। और ये है, मान लीजिए मेरे पास एक वो गामा का एक सैंपल स्पेसिमेन। ओके, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस स्पेसिमेन को हम थ्रो करते हैं एक वाटर बाथ में। ये देखिए, पानी का बाथ है, हमने ले लिया और इसमें हमने इसको थ्रो कर दिया, इस स्पेसिमेन को इसमें हमने फेंक दिया। अब चलिए जरा इधर, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यानी ट्रिपल टी डायग्राम। याद होगा आपको, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियोस में। ये ट्रिपल टी डायग्राम ही है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये नोज है 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ये स्केल है। यहां पे अगर 550 डिग्री सेल्सियस यहां पर है तो 725 की लाइन ऊपर कहीं यहां पर होगी। तो जो हमने स्पेसिमेन लिया था वो 725 से ऊपर था, गामा फेज में था। तो यहां वो ऑस्टेनाइट गामा फेज में है, यूटेक्टॉइड स्टील, जिसको हमने वाटर बाथ में थ्रो किया। वाटर बाथ का टेम्परेचर कितना है? देखिए, काफी नीचे है। ये रहा वाटर बाथ टेम्परेचर की लाइन, इसके कुछ ऊपर एमएस है, मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन है, लगभग 220 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, अच्छे से वो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए आते हैं पॉइंट पर। अब हमने जब इस स्टील को इसमें थ्रो किया तब क्या हुआ, यहीं से प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। फिर उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा मार टेम्परिंग की फॉर्म में। तो देखिए जरा जल्दी से, ये गामा स्टील है जिसको जब आपने वाटर बाथ में डाल दिया तो क्या हुआ, देखो इसको दो हिस्सों में समझिए। ये जो आपके पास स्पेसिमेन है, इसका एक तो सरफेस है। सरफेस का मतलब क्या है? जो बाहर बाहर का सरफेस है। जैसे ये एक कंपोनेंट है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट बैक, इस तरह से इसके 6 सरफेस बन रहे हैं आपको। तो वो सारे के सारे बाहर के एक्सटर्नल सरफेस है, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल सरफेस। और एक है अंदर का मटेरियल, जिसको मैं कह रहा हूं कोर ऑफ द मटेरियल। दो बातें होगी, एक्सटर्नल सरफेस और कोर ऑफ द मटेरियल। तो ये जो बाहर बाहर के सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट में आ गए वाटर बाथ के, एकदम से कांटेक्ट में आ गए, जिस वजह से क्या हुआ, कूलिंग रेट सरफेस की बहुत ज्यादा हुई। सारी की सारी हीट एकदम से एक्सट्रैक्ट कर ली गई वाटर बाथ के द्वारा। और क्या हुआ, फिर बाहर का सरफेस बहुत जल्दी कूल हो गया। जबकि जो कोर है, अंदर का कोर, बीच का कोर, वो अभी नीचे तक नहीं आ पाया टेम्परेचर में, क्योंकि वो अंदर है। तो ये आपको समझ में आया। तो हम दो चीजें ले लेते हैं, एक है हमारे पास सरफेस और एक है अंदर का कोर। जब आपने इसको थ्रो किया तो ये सरफेस है, ये अंदर का इसका कोर है। क्या हुआ, सरफेस एकदम से नीचे आ गया, उसकी हाई कूलिंग रेट ऑब्जर्व हुई, जबकि कोर की कूलिंग रेट काफी कम है। तो चलिए सबसे पहले हम सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस का एक कूलिंग कर्व होगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर इसका जो था 725 से ऊपर था थ्रो करने से पहले, तो वो यहां कहीं टेम्परेचर है। This one is representing the temperature of specimen before throwing it into the water bath. और जब आपने इसको पानी के बाथ में फेंका तो क्या हुआ, सरफेस ने एक कूलिंग कर्व ऑब्जर्व किया और उस कूलिंग कर्व को फॉलो करता करता वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया जितना वाटर का टेम्परेचर था उतना पहुंच गया। तो देखिए कुछ इस तरह से कूलिंग कर्व चलेगा। कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगी इस कर्व की, और बहुत थोड़े से टाइम में ही, विद इन नो टाइम यू कैन से, इट विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ। जो पानी का टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर पर वो आ जाएगा। दिस इज फॉर सरफेस ऑफ द
कंपोनेंट, सरफेस ऑफ द पार्ट। राइट, नाउ व्हाट यू डू, यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं कोर की। कोर का जो कूलिंग कर्व था उसकी कूलिंग रेट बहुत कम थी, क्योंकि कोर अंदर है, वो अभी काफी टाइम लेगा उतने टेम्परेचर तक पहुंचने में। सो कूलिंग रेट बहुत कम है कोर की। कोर का कर्व कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो देखिए जितने टाइम में सरफेस वाटर बाथ टेम्परेचर पर पहुंच गया उतने टाइम में कोर अभी 725 से ऊपर ही नजर आ रहा है। देखो कोर अभी 725 से ऊपर ही है। दिस इज फॉर कोर। हुआ क्या, ध्यान से समझिए। अब मैं प्रॉब्लम पर आ रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि सरफेस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, कहां पर, यहां आ चुका है और यहां मार्टेनसाइट रीजन में एंटर कर चुका है। सरफेस मार्टेनसाइट बन चुका है, जबकि कोर क्या है, कोर अभी ऑस्टेनाइट फेज में ही है। दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए सरफेस बन चुका है मार्टेनसाइट, कोर अभी भी ऑस्टेनाइट ही है। ये लिख रहा हूं मैं ऑस्टेनाइट की। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई, इससे प्रॉब्लम ये आती है जो हमारे पास मार्टेनसाइट है उसकी डेंसिटी ऑस्टेनाइट से कम है। ध्यान दीजिए, तो देखिए डेंसिटी मार्टेनसाइट की ऑस्टेनाइट से कम है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा बीच का जो कोर है जो कि ऑस्टेनाइट था वो भी मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वो टाइम लेगा और जैसे जैसे वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा तो मार्टेनसाइट की डेंसिटी ऑस्टेनाइट से कम है। इसका मतलब है उसकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बाहर सरफेस तो बन चुका है मार्टेनसाइट, अंदर ऑस्टेनाइट है। ऑस्टेनाइट धीरे धीरे कन्वर्ट होगा मार्टेनसाइट में और जैसे जैसे वो मार्टेनसाइट बन रहा है उसकी डेंसिटी कम हो रही है और डेंसिटी कम होने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी। जबकि बाहर तो लॉक हो चुका है, अब धीरे धीरे अंदर जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि कंपोनेंट के सरफेस के ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, सरफेस के ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दीज क्रैक्स आर नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दीज आर बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। कहने का मतलब ये थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से नहीं है, ये किस वजह से है, ये है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, जो कि मार्टेनसाइट और ऑस्टेनाइट के फेज में एग्जिस्ट करता है। तो जरा इधर भी देखिए इस कर्व में, ये जो कोर के लिए कूलिंग कर्व था ये आगे बढ़ेगा इस तरह से और इट विल टेक टाइम। वाटर बाथ टेम्परेचर तक पहुंचने में ये इतना समय एक्स्ट्रा ले लेगा। देखिए ये वाला समय एक्स्ट्रा है और इसी टाइम में सारा काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्रैक्स आने की समस्या कितनी ज्यादा हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। जो इसका हल है उसी का नाम है प्रोसेस मार टेम्परिंग। हम क्या करते हैं, मार टेम्परिंग करते हैं, उससे हमारी समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं, लेकिन काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं मार टेम्परिंग क्या है, जल्दी से देखिए। तो अब आपने क्या करना है, जो कंपोनेंट था आपके पास इलेक्ट्रोड स्टील का, उसको डायरेक्टली आप वाटर बाथ में मत थ्रो कीजिए। उससे पहले आप उसको एक हॉट बाथ में से गुजारिए। कहने का मतलब हॉट बाथ में उसको आप पहले एक बार थ्रो कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है वो वाटर बाथ से ज्यादा है। ये वाटर बाथ का टेम्परेचर लाइन है, ये हॉट बाथ टेम्परेचर लाइन है। हॉट बाथ का टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 550 से नीचे, एमएस से ऊपर, यानी कि नोज से नीचे और मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन से ऊपर, इन दोनों के बीच में कहीं आप हॉट बाथ का टेम्परेचर रख दीजिए और फिर आप इस स्पेसिमेन को पहले उसमें थ्रो कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए ये कर्व दोनों ऐसे ही चलेंगे सरफेस के लिए और कोर के लिए। तो सरफेस तो हॉट बाथ तक पहुंच चुका है, जबकि कोर अभी पीछे ही होगा। तो उसको कुछ टाइम दीजिए, जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। तो सरफेस तो इसी टेम्परेचर पर मेंटेन रहेगा जो कि हॉट बाथ का टेम्परेचर है, जबकि कोर तब तक पीछे से आता आता यहां जाके मिल जाएगा। जब वो दोनों यूनिफॉर्म हो गए, कहने का मतलब पूरा का पूरा जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर आ गया, विच इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ, अब उसको आगे फिर आप थ्रो कीजिए वाटर बाथ में। इससे आगे अब आप थ्रो कीजिए। उससे क्या होगा, सरफेस का कूलिंग कर्व कुछ इस तरह से चलेगा, जबकि कोर का कूलिंग कर्व इस तरह से चलेगा। तो अब आप कहोगे इससे फर्क क्या पड़ा। देखिए इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जरा ध्यान से समझिए।
जब सरफेस यहां तक पहुंचा था हॉट बाथ टेम्परेचर के ऊपर, तब यहां पहले की तरह मार्टेनसाइट अब नहीं है। जैसे पहले मार्टेनसाइट बन रहा था सरफेस का, अब सरफेस पे मार्टेनसाइट नहीं बना, क्योंकि मार्टेनसाइट बहुत आगे जाके बनना शुरू होना था। तो यहां मार्टेनसाइट नहीं है। जबकि इस पॉइंट पर जब सरफेस पहुंच गया है, यहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको कोर तो ऑस्टेनाइट में ही मिलेगा, जबकि सरफेस मार्टेनसाइट नहीं है। तो सरफेस पे यहां पे जो भी स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट के रिस्पेक्ट में अगर देखी जाए तो डेंसिटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में वो डेंसिटी डिफरेंस इतना इफेक्टिवली काम कर जाए कि सरफेस के ऊपर क्रैक्स दे जाए। यहां डेंसिटी डिफरेंस उतना नहीं है, इसलिए ये इजीली यहां से यहां पहुंच जाएगा। कोई ज्यादा आपको क्रैक्स वैक्स की समस्या नहीं आने वाली। अब हॉट बाथ में क्या हो चुका है, सरफेस भी और कोर भी दोनों इस जगह पर आ चुके हैं। सरफेस भी कोर भी यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो चुका है, और तब आपने स्पेसिमेन को हॉट बाथ में से उठा के कहां डाला है, वाटर बाथ में डाला है। तब सरफेस और कोर का अलग अलग कूलिंग कर्व चलना शुरू होगा, वो तो नेचुरल है। ये सरफेस के लिए है, ये कोर के लिए है। तो सरफेस तो एकदम से पहुंच जाएगा वाटर बाथ टेम्परेचर के ऊपर, जबकि यहां से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो जब तक सरफेस वाटर बाथ टेम्परेचर पर पहुंच चुका है और मार्टेनसाइट बन चुका है, तब आपके पास जो कोर है देखिए वो यहां पहुंचा है। दैट मीन्स कोर अब पहले की तरह ऑस्टेनाइट नहीं रहा। सरफेस बन चुका है मार्टेनसाइट, बट कोर ऑस्टेनाइट नहीं रहा। कोर की अब जो स्ट्रक्चर है वो मार्टेनसाइट के बड़ी पास में है, डेंसिटी डिफरेंस है ही नहीं। तो इतने टाइम पीरियड में जब उसको होल्ड किया जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, वो डेंसिटी डिफरेंस इतना है ही नहीं कि क्रैक्स बन पाए। तो यहां पर क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, यहां पर सरफेस मार्टेनसाइट नहीं बन पाया, कोर ऑस्टेनाइट था। जबकि यहां पर अब क्या हुआ, सरफेस मार्टेनसाइट बन गया और कोर ऑस्टेनाइट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम तो तभी आ रही थी ना, जब हमारे पास एक मार्टेनसाइट था, एक ऑस्टेनाइट था, दोनों के बीच डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा थी। अब हमने स्प्लिट कर दिया, उससे क्या हुआ, जब हमारे पास ऑस्टेनाइट था कोर, तो सरफेस मार्टेनसाइट नहीं रहा, और जब हमारे पास सरफेस मार्टेनसाइट बन चुका है तो कोर ऑस्टेनाइट नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बड़ी समझदारी के साथ स्टेप्ड क्वेंचिंग कर दी। जो क्वेंचिंग ऊपर से नीचे होने वाली थी डायरेक्टली, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, स्टेप्ड कर दिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मार टेम्परिंग, और हमारी जो प्रॉब्लम थी क्रैक्स आने वाली, वो काफी हद तक एलिमिनेट हो चुकी। कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं पॉसिबल, बट बहुत हद तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली मार टेम्परिंग प्रोसेस से, और इसी प्रोसेस को स्टेप्ड क्वेंचिंग भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ी बारीकी से समझाया इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। आप इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको सारा पॉइंट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।